गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, अब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में सेकंड लेक्चर में एंट्री कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म समझाया था, ठीक है। मैंने आपको थॉट का बेसिक आइडिया नहीं दिया है शायद, ठीक है। तो मैं थॉट का पहले बेसिक आइडिया देना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद वो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, उसमें धीरे धीरे करके हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एक बेसिक आइडिया जनरेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग जो पीडीएफ हमारे ग्रुप में है, जो पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, जो पीडीएफ आपके पास है, ठीक है, उसको सामने रख के बैठे हैं, ठीक है। बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो उसी ऑर्डर में रहेगा। तो हमारे पेड ग्रुप से आप पीडीएफ बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, उसका प्रिंट निकाल लीजिए या फिर किसी दूसरी डिवाइस में खोल लीजिए, वो बेटर रहेगा। उसी ऑर्डर में चलेगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए थॉट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थॉट स्टार्ट करने से पहले अपने मन में ये सोचिए कि आखिरकार थॉट है क्या, व्हाट इज थॉट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में थॉट का सिग्निफिकेंस क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ने में अलग ही मजा है, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थॉट हमको 50 से 60 नंबर देगा, ठीक है। और प्रेजेंट सिनेरियो में मैंने इस पूरे मॉड्यूल में 3-4 चीज़ें और जोड़ी हैं, ठीक है, जिससे हमारे ये मॉड्यूल अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स को टच करेगा। उसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, उसमें मैं आपको सोसाइटी का पूरा लेक्चर दूंगा, कल्चर का पूरा लेक्चर दूंगा, थॉट के सारे जो भी 1, 2, 3, 4 थॉट की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब बताऊंगा। और एक फील्ड वर्क का कॉन्सेप्ट है रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन शेड्यूल, वो भी आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है और कोशिश करेंगे कि इस मॉड्यूल को बहुत तेज़ी से ख़त्म करें, ठीक है। सो साथ दीजिएगा, बस जैसे से बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने दिमाग में स्टोरी लाइन को बिल्ड करते रहिएगा, क्योंकि स्टोरी अगर आपके दिमाग में बैठ गई एक बार, ठीक है, फिर आप दुनिया जहाँ का क्वेश्चन कर लेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। बस हम लोगों को मॉड्यूल वाइज अपनी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट करनी होगी, ठीक है। अगर हम ये कर पाए, ठीक है, तो हम मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे, ठीक है। हम लोगों को बस फोकस करना है जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपको कि पूरा एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है ना, वो फिजिबल है, ठीक है। तो हम बस इतना ही करेंगे कि हम एक छोटे से मॉड्यूल को पकड़ेंगे और सारी एनर्जी वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो विलम्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि थॉट है क्या, व्हाट इज थॉट। देखो, थॉट हमको वे ऑफ लुकिंग प्रोवाइड करता है, क्या देखने का, सोसाइटी को देखने का, कल्चर को देखने का। थॉट प्रोवाइड्स अस अ वे ऑफ लुकिंग, देखने का नजरिया प्रोवाइड करता है डिफरेंट सोसाइटीज को और कल्चर्स को। थॉट एंथ्रोपोलॉजी का कोर है, ठीक है। थॉट इज द कोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। थॉट हमको ये एक्सप्लेन करेगा कि सोसाइटीज में, कल्चर्स में और बिहेवियर में, ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर एंड बिहेवियर में कितने प्रकार के डाइवर्स इश्यूज हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज उठा लूं और उससे रिलेटेड मैं पूछने की कोशिश करूं, जैसे सपोज करो ये वाटर बोतल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये क्या है, तो आप बोलेंगे भाई ये पानी की बोतल है, इसमें पानी भरा जाता है, ठीक है। पर कोई और इंसानों को वो ये सोचेगा कि यार ये लाल रंग की बोतल है, ठीक है। कोई और ये सोचेगा कि भाई ये पानी की बोतल से मैं कुछ और करूंगा, या फिर कोई और ये सोचेगा कि ये प्लास्टिक की है। मतलब एक ही बोतल को सोचने के अलग अलग नजरिए डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट यही है, सोसाइटीज में, कल्चर्स में, बिहेवियर में किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए ही थॉट है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट हेल्प अस टू एक्सप्लेन द डाइवर्स इश्यूज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड बिहेवियर। और एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट प्रोवाइड्स अस अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटीज एंड कल्चर, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट इज द कोर ऑफ अवर एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट। जैसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है ना, उसके सेंटर में अगर मैं किसी चीज को रखूं तो वो ये थॉट है, और वो धागा जो पत्थर लेके घूमेगा उस सेंट्रीपिटल फोर्स में, वो पूरा एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। सपोज करो एक धागे से मैं एक पत्थर को बांधता हूं फिर घुमाता हूं, ठीक है। जिस पॉइंट से मैं घुमा रहा हूं वो थॉट है, और जिस सर्कमफ्रेंस में और जिस एरिया को वो पत्थर कवर करेगा सर्किल में, वो पूरा एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटर को हमें जानना बहुत जरूरी है, और इस सेंटर में निकलने वाली हर एक थ्योरी के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट हमको वो सोचने का नजरिया देगा। जैसे मैंने बोला कि पानी की बोतल केवल एक पानी की बोतल नहीं है, ठीक है, डिफरेंट लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा इस बोतल को देखने का, इसके यूसेज को समझने का, इसके कंपोजिशन को जानने का और इसके बारे में दुनिया को बताने का। ठीक है। अब इसी चीज से अगर हम देखें एंथ्रोपोलॉजी में, तो हर एक साइंटिस्ट या हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस, उनके स्टेजेस और उनके इवोल्यूशन को देखने समझने का अलग अलग नजरिया रखेगा। ठीक है। और उन्हीं नजरिए को पकड़ के हम आगे चलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, रिलीजन क्या है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसके अलग अलग इन्वेंशंस के बारे में समझेंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट और वो क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, थॉट को बीच में रखते हुए। ठीक है। थॉट जो है हमें प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड अस अ वे टू स्टडी। ठीक है। ये जो मैंने सब बताया आपको, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन, ठीक है, ये सब जानने के लिए हमें एक सोच देगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट वुड हेल्प अस टू डेवलप अ लार्जर बट स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है। थॉट हमको क्या करेगा, हमको ये हेल्प करेगा ताकि हम बड़े स्तर पे, मोटे मोटे तौर पे हम स्पेसिफिक चीजों को ऑब्जर्व कर सकें और उसको सोसाइटीज पर रीजन कर सकें। ठीक है। अब देखो, किसी भी सोसाइटी में कोई भी कल्चर है तो वो क्यों है, वो यहां तक कैसे पहुंचा है, ठीक है, और उसका फंक्शन, उसका यूटिलिटी क्या है। ठीक है। रिसर्चर ने उसके बारे में क्या बोला, जो ऑब्जर्वर है वो क्या समझता है। ठीक है। ये सब थॉट हमें बताएगा, धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू डेवलप अ रीजन दैट गाइड अस व्हाई थिंग्स हैड हैपेंड सो। सोसाइटीज में चीजें ऐसी आज क्यों हैं, कास्ट सिस्टम क्यों है, वर्ना सिस्टम क्यों है, जाति सिस्टम क्यों है, रेसिज्म क्यों है, ये हमें जानने के लिए प्रेरित करेगा थॉट। इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना एंथ्रोपोलॉजी में एंट्री करना बेकार है। ठीक है। चलिए, अब नोट लिखा है मैंने नीचे, देखिए, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री थॉट टू एवरी अदर थॉट। जैसे मैं बात करता हूं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की, तो भाई इसमें जितने भी इश्यूज आए हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई और थ्योरी बनी होगी। ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए कोई और थ्योरी बनी होगी, तो हर एक थ्योरी दूसरे थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट होती जा रही है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आएगा धीरे धीरे करके, बस इसको लिख लीजिए। देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री थॉट टू एवरी अदर थॉट। थॉट्स आर व्यूज दैट आर नेवर राइट और रॉन्ग। कभी ये मत सोचना कि किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बोल दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया और उसके क्रिटिसिज्म की वजह से वो थॉट, वो थ्योरी पूरी से गलत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म नहीं आता तो थ्योरीज बनती कैसे। अब उसी को बेसिस मानते हुए न्यू इवोल्यूशनिज्म बना, डिफ्यूजनिज्म बना, पोस्ट मॉडर्निज्म बना, ठीक है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी बना, कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी बना। ठीक है। ये सब थ्योरीज जो बनी है उसका कोर तो यही है। ठीक है। और एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से, उसकी क्रिटिसिज्म से लिंक्ड है। ठीक है। बात समझ में आ रही, आगे समझाऊंगा पूरी तरीके से। तो एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो एक थ्योरी की बनने की वजह से दूसरी थ्योरीज बनी है, तो बस हमें यही जानना है। ठीक है। तो थॉट की एंट्री समझ में आई आपको। चलिए, पूरा रट्टा मारते हुए चलना पूरी तरीके से। हर एक थॉट की अपनी कुछ ना कुछ यूटिलिटी जरूर होगी। ठीक है। और वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थॉट किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले इवोल्यूशनिस्ट स्कूल, फिर डिफ्यूजनिस्ट स्कूल, फिर न्यू इवोल्यूशनिस्ट स्कूल, फिर फंक्शनलिस्ट स्कूल, और एंड करा है हमने पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल पे। ये जितने भी हमने थॉट्स देखेंगे, ऑल दीज स्कूल प्रोवाइड्स अस अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटीज एंड दियर कल्चर। सोसाइटीज और उनके कल्चर को देखने का नजरिया देंगी ये सारे थॉट्स। ठीक है। अब जैसे ऊपर के दो थॉट्स हैं, इवोल्यूशनिस्ट स्कूल और डिफ्यूजनिस्ट स्कूल, ये हमको ये बताएंगे कि सोसाइटी चेंज कैसे हुई है। ठीक है। दे विल हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी हैव चेंज्ड। फंक्शनलिस्ट स्कूल हमें ये बताएगा कि सोसाइटी में जो चीजें आज हैं उनकी यूटिलिटी क्या है, मैरिज की यूटिलिटी क्या है, किनशिप की यूटिलिटी क्या है, वो ओरिजिन से बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रहा है। इवोल्यूशनिस्ट स्कूल हमें जोर देगा कि ओरिजिन किस तरीके से हुआ है किन कल्चर्स का,
और फंक्शनलिस्ट स्कूल हमें यूटिलिटी पे फोकस करेगा, यूटिलिटी ऑफ कल्चर्स पे फोकस करेगा। ठीक है, अभी समझाएंगे धीरे करके। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मोटी मोटी 5 डिबेट्स हैं। ठीक है, 5 लड़ाइयां हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली लड़ाई है ओरिजिन वर्सेस फंक्शन की, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन वर्सेस फंक्शन। दूसरी लड़ाई है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। तीसरी लड़ाई है डिबेट ऑन कल्चर, जो मैं आज पढ़ाऊंगा। चौथी लड़ाई है एक्सप्लेनेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, और 5वीं लड़ाई है मैनकाइंड इज वन की। ठीक है, तो ये 5 लड़ाइयां हैं, ये डिबेट्स हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे थॉट के पैरेलल, जिससे हमारा टॉपिक में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि थ्योरीज से जुड़े हुए थिंकर्स साइंटिस्ट कौन कौन से हैं। 4 या 5 अभी मैं थ्योरी से उनके थिंकर्स को बताऊंगा, उसको रट लेना। आगे इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एक साथ सब बता दूंगा तो फिर रटने में दिक्कत होगी, रट्टा मारना है बेसिकली। सबसे पहले क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, जैसा लिखा हुआ है। 3 थिंकर्स हैं, 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल मतलब 3 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रही है, वहां से एसोसिएटेड कुछ थिंकर्स हैं। ठीक है, जो अपनी अपनी बातें कहेंगे, पर वो सब लोग एक कॉमन विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। तो 3 स्कूल हैं, बैग के नाम से याद रखिए, बैग, BAG, ब्रिटिश अमेरिकन जर्मनी, ब्रिटिश अमेरिकन जर्मनी। अब ब्रिटिश में मैंने बताया था टाइलर लंदन वाले, फ्रेजर स्कॉटलैंड वाले है, तो वो पूरा ब्रिटिश स्कूल ही। अमेरिकन, अमेरिकन में क्या बताया था आपको, मॉर्गन भाई साहब, वही लॉयर वाले, जो नेता जो थे, लॉयर भी थे वो एक्चुअली में। जर्मन में बास्टियन नाम का एक बंदा है जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में जुड़ा हुआ है, बास्टियन, रट लो। फिर हम न्यू इवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का एक सुधरा हुआ और नया वर्जन। ठीक है, जो ओरिजिन पे फोकस तो करता है। ठीक है, वो पूरा बताऊंगा। इसमें है ब्रिटिश स्कूल में VG चाइल्ड और जो गॉर्डन चाइल्ड है, जिसमें क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर। और अमेरिकन स्कूल में है लेस्ली वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट, लेस्ली वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट अमेरिकन स्कूल में। ठीक है, धीरे करके हम सब जानेंगे कि किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या बोला है। अभी बस रट लीजिए। अगर मैं बोलूं कि अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म में कौन कौन है, तो आप बोलेंगे लेस्ली वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट। अगर मैं बोलूं यार VG चाइल्ड के बारे में कुछ लिखो, तो जो पहली लाइन लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, VG चाइल्ड के बारे में, गॉर्डन चाइल्ड के बारे में, दैट ही बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। तो एक लाइन आपकी तैयार हो रही है। बास्टियन के बारे में अगर आया तो आप बोलोगे ही बिलोंग्स टू जर्मन स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। फ्रेजर के बारे में आया तो ही बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। जूलियन स्टीवर्ट के बारे में आया तो ही बिलोंग्स टू अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। देखो एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में कम से कम एक लाइन तो तैयार हो रही है ना। ठीक है, तो आपको रटना है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में मैंने 3 स्कूल बताए, 3 स्कूल से रिलेटेड मैंने बंदे बता दिए। न्यू इवोल्यूशनिज्म में 2 स्कूल हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन, उसमें 2-3 बंदे मैंने बता दिए। अब डिफ्यूजनिज्म में एंटर करते हैं। डिफ्यूजनिज्म में 3 हैं, वही ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन। जो ब्रिटिश स्कूल है वो है स्मिथ एंड पेरी का, स्मिथ एंड पेरी, 2 बंदे हैं, स्मिथ एंड पेरी। अमेरिकन स्कूल में है फ्रांस बोस एंड A.L. क्रोबर। फ्रांस बोस वही जिन्होंने हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बनाएंगे आगे जाके। जो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है ना, वो डिफ्यूजनिज्म से निकला हुआ है। लोग इसे अलग करके देखते हैं, अलग नहीं है। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म जो है अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म का एक एडवांस वर्जन है, जो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के साइंटिस्ट फ्रांस बोस ने बनाया है। और फ्रांस बोस वही हैं जो कल्चरल रिलेटिविज्म बताएंगे हमें। ठीक है, इथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, कल्चर के उन्होंने बहुत ज्यादा काम करेंगे फ्रांस बोस। तो फ्रांस बोस एंड A.L. क्रोबर हैं अमेरिकन स्कूल में। ब्रिटिश में कौन है, स्मिथ एंड पेरी। जर्मन में कौन है, ग्रैबनर एंड शिमिट, ग्रैबनर एंड शिमिट। ठीक है, लिखा हुआ है, रट्टा मारना है। फिर है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में है ब्रॉनिस्लॉव मेलिनोस्की। ठीक है, B. मेलिनोस्की बोलते हैं। ठीक है, और फंक्शनलिज्म का ही एक सुधरा हुआ वर्जन, सुधरा हुआ नहीं बोलेंगे, इसके पैरेलल में एक वर्जन चला है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। इसमें है रेडक्लिफ ब्राउन, इनकी आपस में लड़ाई हुई है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैंने आगे डाल दिया था वैसे। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की जो डिबेट मैं बता रहा हूँ वो यही डिबेट है। फंक्शनलिज्म का B. मेलिनोस्की और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में रेडक्लिफ ब्राउन। रट लिया। फिर एक लास्ट में एक स्कूल और है स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें लेवी स्ट्रॉस का काम है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं, पर लेवी स्ट्रॉस याद रखिए स्ट्रक्चरलिज्म में। तो ये सारे साइंटिस्ट याद हो गए। अगर कोई आपसे बोले कि मेलिनोस्की अगर में लिखी है तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट बिलोंग्स टू फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन, ही बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। स्मिथ एंड पेरी के बारे में कुछ आया तो ही बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। चाइल्ड के बारे में आया तो ही बिलोंग्स टू, बोलो, ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट के बारे में आया था, ही बिलोंग्स टू अमेरिकन स्कूल ऑफ, बोलो बोलो, डिफ्यूजनिज्म नहीं, न्यू इवोल्यूशनिज्म।
बास्टियन के बारे में आया तो ही बिलोंग्स टू जर्मन स्कूल ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। ग्रैबनर के बारे में आया था ही बिलोंग्स टू जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, ठीक है। रैडक्लिफ ब्राउन ही बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और अगर लेवी स्ट्रॉस के बारे में आया तो ही बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। याद हो गया, ठीक है। तो ये पन्ने हैं, आपको मैंने नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसको रट्टा मार लीजिए, प्रॉपरली रट लीजिए, ठीक है। देखो साथ साथ खत्म करते चलिए, याद होता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको मैं पूरा बता चुका हूँ यहाँ तक, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ थ्योरीज के बारे में बताता हूँ, स्पेसिफिक अभी आगे एंट्री करेंगे हर एक थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है, फंक्शनलिज्म है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। और जब इंडिविजुअल लेक्चर्स होंगे इनके बारे में तब आपको पूरा बताऊंगा। फिर एक सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म है, थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में, और फिर अपनी कल्चर की डिबेट कंप्लीट करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। देखो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे लेक्चर में दे चुका हूँ, उसको रिवाइज करना अच्छे से। इसमें 3 बंदे हैं अपने TMF वाले, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, ठीक है। दे स्टडी एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बस वो ये देखते थे कि सोसाइटी में कल्चर्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे है, वो बस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे और ये मानते थे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कल्चर्स बन रहे हैं वो सिमिलर हैं और अलग अलग बन रहे हैं। जैसे सपोज करूँ मैं पूरे वर्ल्ड में 5 सोसाइटी से रह रही हैं, तो 5 सोसाइटी इंडिपेंडेंट रह रही हैं स्टार्टिंग में विदाउट एनी इंटरेक्शन, और उनमें जो भी कल्चर्स बन रहे हैं वो उनके इंडिविजुअल इनोवेशन से बन रहे हैं। और ये इत्तेफाक है कि एक टाइम पे सिमिलर, मतलब एक टाइम पे हो सकता है कि कल्चर्स तो अलग अलग हों, ठीक है, बट जो वे ऑफ ओरिजिनेशन है कल्चर्स का वो सिमिलर है। मतलब खेती बाड़ी अगर बन रही है तो 5 जगह बन रही है, ठीक है। मतलब ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की तरफ सिग्निफाई कर रहे थे, ये आगे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। मतलब सपोज करो बो एंड एरो बन रहा है, ठीक है, तो 5 जगह बन रहा है और 5 में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। कितनी मजे बात है, मतलब किस तरह से कोइंसिडेंस है कि बो एंड एरो बना और 5 सोसाइटीज में बन गया, ठीक है, और कहीं से कोई इनोवेशन कॉपी नहीं हुई। तो ये कैसे हो सकता है यार, सोचो ना। वर्ल्ड में 5 जगह अलग अलग जगह सोसाइटी से विदाउट एनी इंटरेक्शन बो एंड एरो बना ली, ठीक है। 5 सोसाइटीज हैं अलग अलग, एग्रीकल्चर कर रही हैं विद सिमिलर टूल्स, बिना इंटरेक्शन के, बिना इनोवेशन ट्रांसफर के। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसको बिलीव करते थे ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ये बोलते थे कि सोसाइटी में जो इवॉल्व करती है, सोसाइटी के कल्चर्स इवॉल्व करते हैं, वो 7 स्टेजेस में करते हैं, वही बार्बरिज्म, सेवेजिज्म वाले, ठीक है। और हर एक स्टेज का अपना एक कल्चरल पैटर्न है, ठीक है। उस कल्चरल पैटर्न से हम देखकर ये बता पाते हैं कि किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी पहुंच चुकी है, ये बता चुका हूं, ठीक है। ये लीनियर अप्रोच ऑफ सोशल चेंज की तरफ फोकस करते हैं और दे आर इंस्पायर्ड बाय इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन की थ्योरीज से ये काफी ज्यादा प्रभावित हैं। और ऑल अदर थ्योरीज डेवलप्ड, और जितनी बची हुई थ्योरीज हैं या तो वो कल्चरल इवोल्यूशनिज्म के अगेंस्ट में बनी है या तो वो फेवर में बनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के फेवर में बनी है, अगेंस्ट में बनी है। जैसे मैं बात करता हूँ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म स्कूल के अगेंस्ट में कौन सी थ्योरीज बनी है, जैसे डिफ्यूजनिज्म की थ्योरी है, फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, ठीक है, ये सब इसके अगेंस्ट में बनी है। और फेवर में कौन बनी है, न्यू इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी बनी है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शनलिज्म में रिसर्चर्स का ज्यादा फोकस होता था साइंटिफिक मेथड पे, जैसे फील्ड वर्क हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, इन पे ज्यादा फोकस होता था। पोस्ट मॉडर्निज्म में जिस पे रिसर्च करी जा रही है उसकी बात को ज्यादा तजर्बुत, मतलब उसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, समझ में आया? फंक्शनलिज्म में साइंटिफिक मेथड्स का यूज करा जाता था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आगे मैं बताऊंगा। मैंने इस पूरे मॉड्यूल में 3-4 चीजें जोड़ दी हैं, ठीक है, इन पर ज्यादा जोर दिया जाता था। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता था, आप ऑब्जर्वर जिन पर रिसर्च की जा रही है उनकी बात को तवज्जो देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। अब मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। पोस्ट मॉडर्निज्म का एक हल्का सा केस स्टडी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हाँ नोट्स रख लीजिएगा, बिना नोट्स के सब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो एक लड़ाई जो है फंक्शनलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की भी है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये डेवलप हुआ है इन अपोजिशन ऑफ फंक्शनलिज्म में। तो मैंने बोला ना, हर एक थ्योरी किसी दूसरी थ्योरी के अपोजिशन या फिर फेवर में बनी है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म फंक्शनलिज्म के अपोजिशन में बना है। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म और फंक्शनलिज्म
मतलब किस तरीके से ये अलग अलग हैं और किस तरीके से ये बने हैं। देखो एक केस स्टडी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी है, वो काले रंग की टी शर्ट पहना हुआ है, बिल्कुल ही 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और नारियल पानी बेच रहा है, ठीक है। और सपोज करो मैं गया, मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लगेगा भाई ये मूर्ख आदमी है, इतनी गर्मी में काले रंग की टी शर्ट पहन के नारियल पानी बेच रहा है, ठीक है। फिर मैं उसको डांट मारता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई क्यों काली टी शर्ट पहना हुआ है, काला रंग जो है हीट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तुझे और गर्मी लगेगी, तो बहुत इरेशनल है, योर थिंकिंग इज वेरी इरेशनल, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहां तक जो है वो अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता मेरी जगह और वो अगर रिसर्च कर रहा है, फील्ड वर्क कर रहा है, तो वो लिखता और वो ये लिखता कि भाई यहाँ पे लोग थोड़े से इरेशनल थॉट रखते हैं और इस इरेशनल थॉट में ये मतलब ये डार्क कपड़ा पहन रहा है समर्स में, तो ये गलत है और मतलब ये इनका अपना कल्चर होगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ये है फंक्शनलिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म क्या बोल रहा है? फंक्शनलिज्म रिसर्च मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसने रिसर्चर की बात पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। अब फील्ड वर्क उसने किया, ठीक है, किया, और उस फील्ड वर्क में उसने अपना ओपिनियन लिख डाला, ठीक है, सामने वाले का ओपिनियन बिना जाने। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैन से मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा पहना, तो उस कोकोनट वाटर वाले ने यह जवाब दिया कि कोकोनट वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो जनरली वो मेरे सफेद कपड़ों पे गिर जाती हैं, वो खराब कर देती हैं, इसलिए मैं सफेद कपड़ा नहीं पहनता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये बात अपने रिसर्च पेपर में डालूं जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, और फिर उस इरेशनल को रेशनल थिंकिंग की तरफ कन्वर्ट करूं, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वाइज अगर मैं देखूं तो ऑब्जर्वर राइट है, लेकिन यूटिलिटी वाइज देखूं, फंक्शन वाइज देखूं तो वो मैन सही है, ठीक है। सफेद कपड़े खराब ना हो जाएं, लाइट कपड़े खराब ना हो जाएं कोकोनट वाटर की वजह से, तो वो डार्क पहन रहा है, ठीक है। ये उस आदमी का वर्जन है, ठीक है, और ऑब्जर्वर का वर्जन अलग था, ठीक है। ऑब्जर्वर ने जो बोला वो फंक्शनलिज्म प्रमोट कर रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज, और मेंस व्यू को जाना हमने, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो ये डिफरेंस आ जाता है, समझ में आया? द मीनिंग गिवन बाय हॉकर टू हिज बिहेवियर इज मोर करेक्ट, दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म। यही एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल है, छोटा ही सही पर समझने की कोशिश करेंगे, और यही फाइनल थ्योरी यही एंड होंगी सारी आके। ऑब्जर्वर का जो व्यू है वो फंक्शनलिज्म है, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू गिव एक्सप्लेनेशन, और दिस एक्सप्लेनेशन गिवन बाय ऑब्जर्वर मे और मे नॉट मैच विद द मीनिंग गिवन बाय हॉकर, ठीक है। अगर वो मैच कर जाती है तो आपने रिसर्च काफी अच्छी करी है, ठीक है, फंक्शनलिज्म इज वेरी गुड। अगर वो मैच नहीं करती है देन इट इज नॉट गुड। तो इसी नॉट गुड को सुधारने की कोशिश करी है पोस्ट मॉडर्निज्म में, और पोस्ट मॉडर्निज्म इज द लास्ट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज इन एंथ्रोपोलॉजी। इतना क्लियर हुआ? चलो इतना हमने समझ लिया। फंक्शनलिज्म में आते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। फंक्शनलिज्म के प्रोपाउंडर रहे हैं मेलिनोस्की, ठीक है, और रेडक्लिफ ब्राउन भी हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हैं, ये जो स्कूल है ये बोलता है इट सेज सोसाइटी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सोसाइटी हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये लोग बिल्कुल ही विरोध करते हैं किसका? क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म या फिर इवोल्यूशनिज्म स्कूल का। ये बोलते हैं कि भाई क्यों ओरिजिन पे इतना फोकस करते हो, वाई टू फोकस ऑन ओरिजिन सो मच, एवरी कल्चर नीड्स टू बी एसोसिएटेड विद इट्स यूटिलिटी और फंक्शन। हर एक कल्चर को उसकी यूटिलिटी से जोड़ो, ना कि उसके ओरिजिन से। क्या मतलब कि कल्चर कहां से ओरिजिनेट करके कैसे कैसे बना? आज जो कल्चर है सोसाइटी में उनका पर्पस क्या है, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के प्रति उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बात समझ में आ रही है? इस पे फोकस करो, इन्होंने ये बोला। मेलिनोस्की का जो फोकस था वो ज्यादा इंडिविजुअल नीड्स पे था, ठीक है, और रेडक्लिफ ब्राउन का जो फोकस था वो सोसाइटी के नीड्स पे था। अब ये कैसे है समझने की कोशिश करेंगे। अब इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की डिबेट यहीं से आई है, ठीक है। तो हमने जो डिबेट स्टार्टिंग में समझी थी, कौन कौन सी डिबेट समझी थी? सबसे पहले ओरिजिन वर्सेस फंक्शन, ओरिजिन वाली इवोल्यूशनिज्म वाली, और फंक्शन वाली फंक्शनलिज्म वाली, यूटिलिटी वाली। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वो जो दूसरी डिबेट, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वो ये वाली डिबेट है, कौन सी? फंक्शनलिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, मेलिनोस्की वर्सेस रेडक्लिफ ब्राउन की डिबेट। तो मेलिनोस्की बोलता है कि मेलिनोस्की जो फोकस करता है इंडिविजुअल नीड्स पे, रेडक्लिफ ब्राउन का ज्यादा फोकस होता है सोसाइटी की नीड्स पे। तो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की डिबेट आगे बढ़ेगी। एवरी सोसाइटी
ट्राइज टू एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड सोसाइटी की नीड्स। तो ये मोटी मोटी बात तय हुई है कि हर एक सोसाइटी जो है वो कोशिश करती है कि इंडिविजुअल की नीड और सोसाइटी की नीड के बीच में एक बैलेंस बने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो मैं मैरिज की बात करता हूँ। मैरिज में ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स एक इंडिविजुअल नीड है, लेकिन मैरिज का काम कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी वाया रिप्रोडक्शन भी है, वो सोसाइटल नीड है। तो मैरिज का देखने के दो नजरिए हो गए, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, ये मेलिनोस्की का व्यू है। मेलिनोस्की की यूटिलिटी इंडिविजुअल नीड्स को प्रमोट करती है और रेडक्लिफ ब्राउन ये बोलता है कि सोसाइटी कंटिन्यू करेगी, एनकल्चरेशन होगा, सोशलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वो मैरिज उसका मीन्स है। तो सोसाइटी को चलाने के लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, तो सोसाइटी के नीड्स को ऊपर रखा है, प्रमोट किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने मैरिज के जरिए। तो ये लड़ाई है, आगे करेंगे सब अच्छे से। मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब बकवास है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने कवर किया थोड़ा थोड़ा। आप क्या करिएगा यार, नोट्स को सामने रखिएगा, ठीक है, उसी को रट्टा मारना है। फिर एक सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी भी है। अब सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे, जो जैसे सपोज करो रिलीजियस बिहेवियर है, हाथ जोड़ना, फोल्डिंग हेड इन फ्रंट ऑफ गॉड, ठीक है, ये एक सिंबॉलिज्म है, ठीक है, ये एक सिंबॉलिक कल्चर है। इट मीन्स यू आर एक्नॉलेजिंग गॉड अबव योर सेल्फ, ठीक है। ये कुछ बिलीव्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जो सिंबॉलिक हैं और जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और ये सोचती है कि इसी तरह ये चीजें आगे जनरेशंस में फ्लो करती रहें, ठीक है। तो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ ही सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी में एक छोटी कड़ी है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो रिलीजन में 3 व्यू हैं, ठीक है। अभी हम रिलीजन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें है इवोल्यूशनिस्ट अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, सिंबॉलिक अप्रोच है, ठीक है। अभी हम इसमें सिंबॉलिक अप्रोच देखते हैं। जैसे रिलीजन में बिलीफ्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही सिंबॉलिक हैं। सपोज करो हम मंदिर में गए, मंदिर में हम स्टैच्यू जो होता है, जो पत्थर की मूर्ति होती है, ये गॉड को रिप्रेजेंट करती है, फिर गॉड के इम्पीडिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक तरह से भगवान को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज अ बिलीफ डेवलप्ड बाय सोसाइटी, और जिसको सब उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है सब मानते हैं, ठीक है। अब आप भाई मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग की आपको पूजा करनी ही पड़ेगी, आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है, बशर्ते आप उस सोसाइटी के हों, ठीक है। जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू बिलोंग्स टू हिंदू सोसाइटी। टू वर्शिप द स्टैच्यू विथ मंत्रास एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, मंत्र यूज करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये भी सिंबल है, ठीक है, ये भी सिंबॉलिक कल्चर्स हैं, ये सब रिचुअल्स हैं। दे आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय सोसाइटी। दीज बिलीव्स एंड रिचुअल्स आर शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। दिस इज सोशल एक्सेप्टेंस, और सोशल एक्सेप्टेंस के जरिए ही इन रिचुअल्स बिलीव्स को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस मिली है। हेंस मीनिंग ऑफ सिंबल इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का हर एक मेंबर ये मीनिंग्स को शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है। इसी तरीके से कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी है, फिर न्यू इवोल्यूशनिज्म है, डिफ्यूजनिज्म के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में पढ़ा चुका हूँ, कल्चरल मटेरियलिज्म है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म है लेवी स्ट्रॉस का, ठीक है, कल्चर की अपनी डिबेट है, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? आप बस अभी जितना पढ़ा है इतना रट लीजिए, सारे प्रोपाउंडर्स थिंकर्स रटे होने चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा यार जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ओके।